नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बजट ने आम जनता को किया निराश, निजीकरण की मुहिम होगी तेज। सरकार ने की किसानों की घेरेबंदी, जरूरी सुविधाओं में खड़ी की अड़चनें। सरकार के कहने पर किसानों और पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट पर रोक। पत्रकार मनदीप को नहीं मिली जमानत, उठा ले गई थी दिल्ली पुलिस। म्यांमार में सेना ने किया तख्ता पलट, सू की को हिरासत में लिया। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। तो लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में उम्मीदों के उलट आयकर मतदाताओं को किसी तरह की राहत नहीं दी है। उन्होंने न तो आयकर की सीमा में छूट का कोई ऐलान किया है, न ही आयकर स्लैब में कोई बदलाव किया है। इसके अलावा निवेश पर आयकर में मिलने वाली छूट यानी 80C के तहत भी सरकार ने कुछ ऐलान नहीं किया है। हालांकि वित्त मंत्री ने आयकर में सुधार का ऐलान करते हुए कहा कि जिन बुजुर्गों की उम्र 75 साल से ज्यादा है और जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है। सरकार ने हाउसिंग लोन ब्याज पर छूट को 21 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। ये फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो 31 मार्च 2022 तक किफायती मकान खरीदेंगे, लेकिन आम आदमी को और किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। बजट में कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारियां बेचने की साथ ही अन्य तरीकों से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस साल जीवन बीमा निगम का IPO यानी इनिशियल पब्लिक इशू लाया जाएगा, यानी इस कंपनी में सरकार अपना हिस्सा बेच देगी। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र को लेकर भी कई ऐलान किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बीमा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश किया जा सकेगा। अब तक ये सीमा 49% तक थी। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि किसानों को 75,000 करोड़ रुपए बतौर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि MSP 1.5 गुना कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। केंद्रीय बजट से रेल को इसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने का जोर दिया जाएगा, लेकिन रेलवे इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मेट्रो लाइट परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान भी किया है, लेकिन इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जिन राज्यों में हाल में चुनाव होने हैं, उनको लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 1,100 किलोमीटर का राजमार्ग केरल में बनेगा। 675 किलोमीटर का राजमार्ग पश्चिम बंगाल में बनेगा। 19,000 करोड़ रुपए के हाईवे योजना असम के लिए जारी की गई है। तो एक तरफ राजनीतिक बजट है, जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां के लिए बड़ी योजनाएं कुछ घोषित की गई हैं ताकि वहां के मतदाताओं को लुभाया जा सके। लेकिन इस पूरे बजट को अगर देखें, जिसके बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह अभूतपूर्व बजट होगा, ये 100 साल में इस तरह का बजट पहले नहीं आया होगा, वैसी कोई बात इसमें नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही निराशा पैदा करने वाला बजट था, क्योंकि इसमें आम आदमी के लिए कहीं कुछ भी नहीं था, ना ही मध्यम वर्ग के लिए, ना निम्न वर्ग के लिए। और जो पेंडेमिक में, कोरोना महामारी में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी योजना इसमें नहीं दिखती है। सरकार ने, वित्त मंत्री ने बड़े जोर शोर से कहा कि हम स्वास्थ्य पर बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी रकम देखेंगे तो देखेंगे पिछले साल के मुकाबले केवल 7% का उसमें बढ़ोतरी की गई। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये बजट कहना चाहिए कि भले ही शेयर बाजार उछाल लगा रहा हो, क्योंकि शेयर बाजार का वास्तविकताओं से तो कुछ लेना देना होता नहीं है, वो सेंटीमेंट्स पर चलता है। और चूंकि
बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों की बिकवाली की घोषणा की गई है। सरकार सरकारी संपत्ति धड़ाधड़ करके बेच रही है। आप जानते हैं 6 सालों से ये सिलसिला चल रहा है और अब उसी को बेच बेच के सरकार पर धन जुटाने की कोशिश कर रही, तो उसकी वजह से आपको शेयर बाजार में ये उछाल दिख रहा है। अन्यथा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए ऐसे कोई उपाय इस पूरे बजट में नहीं दिख रहे हैं। जहां तक किसानों का ताल्लुक है, किसानों के बारे में भी कोई नई योजना नहीं है। जो एमएसपी पहले था उसी को वित्त मंत्री ने ये कहा कि इतनी की खरीदी की गई है, तो वो कोई नई बात नहीं है। प्रोक्योरमेंट है, इस बार ज़्यादा खरीदारी की गई क्योंकि आप पर किसानों का दबाव बहुत ज़्यादा था। तो ये कोई इस जो किसानों की जो चिंताएं हैं, जो 3 काले कानून हैं उनको हटाने की जो मांग कर रहे हैं, उसके पीछे जो चिंताएं हैं उनको संबोधित करने का कोई काम इस बजट में नहीं हुआ है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। 2 महीनों से अधिक समय से दिल्ली की बॉर्डरों पर डटे किसानों को अब दिल्ली से काटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदर्शन वाले इलाकों सिंघू, टिकरी और गाजियाबाद में इंटरनेट 29 जनवरी से ही बंद कर दिया गया था और अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसानों का कहना है, उनका आरोप है कि सरकार ऐसा उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने से रोकने के लिए कर रही है। इसके अलावा अब सिंघू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है और आंदोलन कर रहे किसानों को बैरिकेडिंग के जरिए बांधने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले हाईवे पर भारी बैरिकेडिंग कर दी है। सड़कों पर गहरी खाइयां बना दी गई हैं। इसके अलावा किसानों का आरोप है कि किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार जो आस पड़ोस से सेवादार आते थे उनको भी नहीं आने दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों का कहना है कि उनको दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए अस्थायी शौचालयों के इस्तेमाल में भी अड़चनें खड़ी की जा रही हैं। वो स्थानीय लोगों की सहायता पर निर्भर हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है जिससे आंदोलन कर रहे किसानों तक किसी भी प्रकार की जरूरी चीजें न पहुंच पाएं। एक प्रकार से खुली जेल बना दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने केवल मेन हाईवे ब्लॉक किया है और बाकी ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर में कहा गया है कि स्थानीय लोगों को भी आने से रोका जा रहा है। लोगों का कहना है कि हर एंट्री और एग्जिट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सड़कों पर खाइयां खोदी जा रही हैं। बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं जिनको क्रॉस करके जाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो पूरी तरह से घेरेबंदी पर आमादा हो गई सरकार। किसी भी तरह से इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं अब वो सरकार सारे आजमा रही है। उन तक जो उनकी ज़रूरियात चीज़ें हैं वो भी नहीं पहुंचने दे रही है, उनसे मिलने वालों को भी नहीं पहुंचने दे रही है। और जैसा आपने सुना कि शौचालय तक के इस्तेमाल में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इंटरनेट की सेवाएं रोक दी गई हैं कि वो देख रहे हैं सरकार की सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिपोर्टें हो रही, उससे लोगों को वास्तविकताओं का पता चल रहा है। वो और किसानों के साथ एकजुट हो रहे हैं, तो उसको भी तोड़ने काटने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रहा है। तो हर तरह से एक दमन चक्र अब सरकार ने तेज कर दिया है। जो पहले धीमे धीमे चल रहा था अब बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें तो पहले ही इस तरह के हथकंडे आजमा रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसका मतलब यह है कि अब किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि आप यहां से छोड़ के जाओ, अन्यथा आप यहां पर रह रह के पड़े पड़े खुद मरने की नौबत आपकी आ सकती है। तो उनको इस तरह से घेर कर एक तरह से कहना चाहिए कि खुली जेल में रख कर उन्हें या तो भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है या फिर ऐसे हालात में रहने को विवश किया जा रहा है जिसमें वो बीमार होंगे, मरेंगे, आत्महत्याएं करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए। अगली खबर लेते हैं। ट्विटर ने सोमवार को दोपहर बाद अचानक कुछ अकाउंट्स पर रोक लगा दी। इन अकाउंट्स में किसान एकता मोर्चा का अकाउंट भी शामिल है। इसके अलावा प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर के अकाउंट पर भी रोक लगाई गई है। इन अकाउंट्स पर रोक भारत में ही लगाई गई है। भारत सरकार की ओर से ट्विटर को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसको समझिए, भारत सरकार के नोटिस भेजे जाने के बाद प्रसार भारती की ओर से ट्विटर इंडिया से पूछा गया है कि क्या
वो इसका कारण बता सकता है कि उसके सीईओ के अकाउंट को क्यों रोका गया है। सावधान इंडिया को होस्ट करने वाले अभिनेता सुशांत के भी ट्विटर अकाउंट को रोक दिया गया है। सावधान इंडिया को रोक दिया गया। कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के आलोचक माने जाते हैं। इनमें हंसराज मीणा, संयुक्ता बसु और कारवां मैगजीन का अकाउंट शामिल है। माना जा रहा है कि इन अकाउंट्स को मोदी सरकार की आलोचना करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीपीआईएम की पुडुचेरी इकाई के ट्विटर हैंडल को भी रोक दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने वाले @ट्रैक्टर टू ट्विटर और @जाट_जंक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर से 250 से ज्यादा अकाउंट्स या ऐसे ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया जो किसी विशेष हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। इन हैशटैग में हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड भी है, जिसे सरकार ने भड़काऊ माना है। कुछ अकाउंट्स को भी रोका गया है जो इन हैशटैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ऐसा गृह मंत्रालय और कानून व्यवस्था देखने वाली एजेंसियों की ओर से ट्विटर को किए गए अनुरोध पर किया गया है। यह अनुरोध सरकार ने दिल्ली की बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसे देखते हुए किया है। ये उसकी दलील है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सरकार किसानों की और किसानों का समर्थन कर रहे लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। किसी भी तरह से नहीं चाहती कि किसान जो सोच रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातें दूर दूर तक जाए। तो ट्विटर जो अमेरिकी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट करती है, वो भी सरकार के हुक्म बजा रही है। कहने को ट्विटर स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ट्विटर पर जब बीजेपी और आरएसएस के लोग घटिया बयानबाजी करते हैं, आक्रामक और नफरत भरी भाषा में हेट स्पीच करते हैं, तब तो उन पर रोक नहीं लगाई जाती और ना ही केंद्र सरकार उन पर रोक लगाने के लिए कोई नोटिस ट्विटर को भेजती है। लेकिन जब एक किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है तो उसमें इस तरह से बाधाएं खड़ी करने के लिए ये सरकार इस तरह के दमनात्मक उपाय कर रही है। ये एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खुल्लम खुल्ला हमला है। ये संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उन पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है और निश्चित रूप से ये जो नागरिक अधिकार हैं उन पर सरेआम डाकेबाजी है। तो ये एक बहुत ही दुखद अध्याय खुल रहा है अब किसान आंदोलन का, जहां हम इस केंद्र सरकार का एक नया रूप उभरते हुए देख रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी से भी बदतर उसकी कार्रवाइयां हैं, वो इन गतिविधियों को रोकने के लिए वो कर रही है। अगली खबर लेते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है लगभग। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया की जमानत पर आज फैसला नहीं हो सका है। कल 12 बजे तक जमानत पर फैसला आने की उम्मीद है। मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। युवा पत्रकार पुनिया लगातार किसान आंदोलन का कवरेज कर रहे थे। इसके साथ ही जब सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग जो खुद को स्थानीय बता रहे थे, उन्होंने किसानों पर हमला किया, तो पुनिया ने उनका पूरा पर्दाफाश कर दिया और बताया कि वो स्थानीय नहीं थे, बल्कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग थे। इसके बाद पुलिस मनदीप पुनिया को रातों रात उठा कर ले गई। काफी समय तक तो पता ही नहीं चला कि आखिरकार पुलिस उस पत्रकार को लेकर गई कहाँ है। बाद में पता चला तो बताया गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ FIR लिखी है और आरोप लगा दिया है कि मनदीप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे और पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे थे। जिसके बाद मनदीप को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज उनकी जमानत पर फैसला आना था, लेकिन अब वो कल आएगा। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब सरकार के खिलाफ खबर दिखाने वाले लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक किया गया है। 26 जनवरी की किसान रैली के घटनाक्रम के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई और पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड की वरिष्ठ पत्रकार संपादक मृणाल पांडे, कौमी आवाज के संपादक जफर आगा, द कारवां पत्रिका के संपादक और संस्थापक परेश नाथ, द कारवां के संपादक अनंत नाथ और इसके कार्यकारी संपादक विनोद के जोश के खिलाफ राज 2 कानून के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर गुमराह करने वाले और उकसाने वाली गलत खबरें प्रसारित की और अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया। सुनियोजित साजिश के तहत गलत जानकारियां प्रसारित करने के लिए आंदोलनकारी को पुलिस ने गोली मार दी। ये जो खबर आई थी 26 जनवरी को, उससे जुड़ी थी। लेकिन आप देखिए, मनदीप पुनिया एक बहुत ही कमिटेड, प्रतिबद्ध पत्रकार था और किसान आंदोलन की बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहा था। वो एक एक चीज को लगातार उसका वीडियो बना रहा था, उसकी रिपोर्ट लिख रहा था और उसकी वजह से किसानों की आवाज दूर तक जा रही थी। ये सरकार को पसंद नहीं आया, खासतौर पे तब जब मनदीप पुनिया ने, जब आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किसानों पर हमला किया और उसकी एक एक रिपोर्ट, एक एक पोल पट्टी खोलते हुए कि किस तरह से पुलिस ने उनका सहयोग किया, पुलिस उनके साथ थी और उनकी देखरेख में इन हमलावरों ने किसानों पर किस तरह से हमले किए, जब इसकी पूरी रिपोर्ट दी और उन्होंने उन चेहरों का भी खुलासा कर दिया जो इस हमले को लीड कर रहे थे, जो कि बीजेपी और आरएसएस के नेता और कार्यकर्ता थे, तो उससे सरकार हड़बड़ा गई और पुलिस कोई अपने दम पर तो कुछ करती नहीं है। जाहिर है कि उसको ऊपर से राजनीतिक निर्देश मिले और तब उसने मनदीप पुनिया को उठाकर ले गई। काफी समय तक पता ही नहीं चला, लेकिन मनदीप पुनिया चारों तरफ छाए हुए हैं। जिस तरह की वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और जिन हालात से निकलकर वो इस तरह का संघर्ष पूर्ण काम कर रहे थे, उसके लिए हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। उनके समर्थन में पत्रकारिता जगत में लोग उमड़ पड़े हैं। इसी तरह से ये इन पत्रकारों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में, उनके खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बयान जारी करके कहा है कि इन लोगों पर इस तरह के आपराधिक मुकदमे लादना दरअसल एक आपराधिक कार्रवाई है। यानी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने या इन राज्यों की सरकारों ने जो भी किया है वो एक तरह से आपराधिक कार्रवाई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी लोकतंत्र में। तो ये डराने, धमकाने, ये प्रताड़ित करने की हथकंडे हैं जो सरकार पत्रकार जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं या किसान आंदोलन को खुलकर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ आजमा रही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट की को हिरासत में ले लिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। म्यांमार सैन्य टेलीविजन का कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया और सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग के पास सत्ता आ गई है। म्यांमार सेना का कहना है कि चुनाव में हुई धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है। इस तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्ता पलट का विरोध न कर सके। बता दें, म्यांमार में 2011 में लोकतांत्रिक सुधारों से पहले एक सैन्य सरकार थी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आंग सान सू की 2015 में जबरदस्त जीत के बाद सत्ता में आई थी। इससे पहले उन्हें घर में दशकों तक नजरबंद रखा गया था। वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रही और इसी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही। उन्हें नागरिकों के अधिकार की पैरवी करने वाली नेता के तौर पर जाना जाता रहा। हालांकि हाल में रोहिंग्या मामले में उनकी जो भूमिका थी वो तीखी उसकी आलोचना हुई थी। तो आंग सान सू की ने सेना के सहयोग से सरकार चला रही थी। सेना के खिलाफ उनकी लड़ाई निर्णायक नहीं थी, उन्होंने उससे हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से सेना ठीक है पर्दे के पीछे थी, लेकिन एक तरह से उसकी भूमिका जो सरकार थी आंग सान सू की, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सत्ता पर एक तरह से वो नियंत्रण कर रही थी सेना पर्दे के पीछे से, और इसीलिए तमाम तरह के दमनकारी अभियान वहां चल रहे थे। रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार की सेना ने बहुत ही नृशंस हत्या का सिलसिला चला रखा था, नरसंहार का सिलसिला चला रखा था, और आंग सान सू की उस मामले में चुप्पी साधे हुई थी। दुनिया भर में उनकी थू-थू हुई, उनके मांग की गई कि उनका नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया जाना चाहिए। तो ये समझौता किया आंग सान सू की ने, जिसकी वजह से सैन्य सत्ता के हौसले बढ़े रहे, और अब जबकि एक चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही थी वो, तब
सेना को लगा कि कहीं उसके अधिकारों में कटौती ना हो जाए, कहीं ये चुनी हुई सरकार हावी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तक पलट कर दिया। तो म्यांमार की स्थिति जब तक वहाँ पर इस तरह की सेना की ताकत रहेगी तब तक इसी तरह से चलती रहेगी। चिंता की बात है भारत के लिए, पड़ोसी देशों के लिए और वो लोगों के लिए जो नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र की चिंता करते हैं। हालांकि भारत को खास चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार को न लोकतंत्र की चिंता होती है, न संविधान की चिंता होती है, न ही नागरिक अधिकारों की, तो वो तुरंत उससे समझौता भी कर लेगी। बहरहाल आज की ये थी बड़ी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो 2 निवेदन आपसे करने हैं मुझे, एक तो satyhindi.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, दूसरी इसकी सदस्यता योजना को तुरंत अपना लीजिए, इसके सदस्य बन जाइए, ताकि आपका satyhindi.com पूरी ताकत के साथ, सच्चाई के साथ आपको सच्ची और पक्की खबरें देता रहे और आपको स्वतंत्र विचार सुनने को, देखने को मिलते रहे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।